एनर्जी का ही फ्लो हमको मेन यहाँ पे कराना है, राइट। तो इसको जो हम एक्सप्रेस करेंगे मेजरमेंट के फॉर्म में, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि हमने बायोमास टर्म यूज किए, तो बायोमास के लिए हम वेट यूज करेंगे ग्राम -2 पर मीटर एरिया बोलते हैं ना, इसलिए एनर्जी के फॉर्म में हम KCL कैलोरीज की फॉर्म में हम इसको डिफाइन करते हैं। पानी की बात करते हैं, तो पानी के केस में हमारे पास क्या चीज निकल के आती है ना, पानी के केस में हमारे पास क्या चीज निकल के आती है, तो जरा हम उस पानी के लिए भी बात कर लेते हैं। Hey everyone, welcome back to CVT Adda 24/7। कैसे हैं आप सभी, और आज हम करने वाले हैं वन शॉट इकोसिस्टम चैप्टर का, राइट। देखो बहुत ही इजी चैप्टर है, विदिन 60 मिनट आपको मैं ये करा देने वाली हूँ, ज्यादा टाइम हम नहीं खींचेंगे, तो लेट्स स्टार्ट इट फास्ट, राइट। देखिए जी, इकोसिस्टम क्या होता है। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, लाइक मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ टर्म दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। हमारे पास हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, तो हमारे इन्वायरमेंट में बायोटिक और अबायोटिक दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एंड जहां भी वो इंटरेक्ट करते हैं दे फॉर्म अ इकोसिस्टम, राइट। ये वाली चीजें हम बात कर चुके हैं, और जो इकोसिस्टम के अंदर इंटरेक्शन हो रही है उस स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। तो ये जो इकोलॉजी का हमारा पार्ट है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं स्टार्ट, राइट। तो इकोसिस्टम हमारा क्या है, एक ऐसा एरिया जहां पे हमारा लिविंग के साथ या फिर लिविंग नॉन लिविंग फैक्टर के साथ, कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, राइट। अब इसके अंदर दो तरीके के कंपोनेंट है, which are living and non-living component। living जिसको हम बायोटिक कंपोनेंट बोल देते हैं, नॉन लिविंग जिसको हम अबायोटिक कंपोनेंट के नाम से भी जानते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं तो हमने लास्ट टाइम एयर, लाइट, इन सब चीजों के बारे में बात करी थी, तो जितना भी टेम्परेचर, लाइट, सोयल है, ये सब कुछ आपका किस में आ जाएगा, अबायोटिक में, बायोटिक में लिविंग वाला, ठीक है। टाइप की अगर मैं बात करूं तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम दो तरीके के हो सकते हैं, वन इज नेचुरल एंड सेकंड इज ह्यूमन मेड। नेचुरल जो भगवान ने बनाया है, मेड बाय नेचर, जैसे फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक, दिस इज नेचुरल इकोसिस्टम। बट जो हमने बनाया है, फॉर एग्जांपल एक्वेरियम, फॉर एग्जांपल कोई गार्डन बना दिया, फॉर एग्जांपल मैंने खेत बना दिया, तो वो खेत पहले नहीं था ना, मैंने वो इकोसिस्टम स्टैब्लिश करा है, बीज बीज डाल के, पानी वानी देते, इरीगेट करके, राइट। तो हमारे पास दो तरीके के इकोसिस्टम है, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। और अगर मैं बात करूं कि मैम ये इकोसिस्टम हमारा फंक्शन कैसे करता है, हाउ इट विल वर्क, हाँ इसके अंदर चीजें कैसे होंगी, वो इंटरेक्शन किस तरीके से रहेंगी। देखो आपको ना एक चीज पता है कि यू आर हैविंग लाइफ, राइट, यू आर हैविंग लाइफ ऑन दिस अर्थ, हमारे पास लाइफ है। लाइफ के सर्वाइवल के लिए हमको चाहिए होता है फूड। फूड को अगर मैं कहूं तो मैं एनर्जी की बात करती हूं, कि अगर किसी को भी सर्वाइवल करना है, आइदर इट इज एनी बैक्टीरिया, एनी प्लांट, एनी ह्यूमन, एनी एनिमल, तो उसको क्या चाहिए होता है, एनर्जी। इट विल नीड व्हाट बेटा, इट विल नीड एनर्जी। एनर्जी चाहिए होगी उसको अपने सर्वाइवल के लिए, राइट। अब देखो यहाँ पे ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी, ये एनर्जी हमारे पास बहुत सारे सोर्स हैं जो हमको मिलेगी एनर्जी, प्लस इस एनर्जी का फ्लो है ना, इसका फ्लो, इसका प्रोडक्शन, इस एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। देखो ये वो वाली एनर्जी नहीं है ना, जो एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना, वो वाला नहीं है। तो हम यहाँ पे बात करें जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्शन आपका कैसे हो रहा है ना, जहां पे हम कन्वर्जन की ही बात कर रहे होते हैं एक तरीके से, यहाँ पे हम एक तरीके से कन्वर्जन की ही बात कर रहे होते हैं। जैसे कि सोलर है, सूर्य ने खाना बनाया, खाना बना के प्लांट ने उनको फिक्स कर दिया, है ना, उसने फोटोसिंथेसिस करा, ग्लूकोज बना लिया, फिर ग्लूकोज को हमने खाया, अपनी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लिया। तो ये प्रोडक्शन है कि हम अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट करने के साथ फ्लो, कि जब वो कन्वर्जन हो रहा है, वो एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जब जा रही है, तो एक फ्लो भी बन रहा है, राइट। एक हमारा क्या बन रहा है, फ्लो भी बन रहा है। जब हमारा एक फ्लो बनता है तो वहां पे हमारी वेब भी बन जाती है, फूड वेब, फूड चेन जिसको हम कहते हैं, कि कौन किससे लिंक है। जब हम इस फ्लो का लिंक निकालते हैं, तो वो वेब की फॉर्म में आपका निकल के आता है, राइट। किसकी फॉर्म में निकल के आता है, वेब की फॉर्म में निकल के आता है। और इस फ्लो के अंदर ना लिविंग तो लिविंग है ही है, नो डाउट, बट ये फ्लो आपका नॉन लिविंग में भी होता है। आप कहोगे मैम हाउ इट इज पॉसिबल, नॉन लिविंग में कैसे हो सकता है? भाई बिल्कुल हो सकता है, पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है, इट इज नॉन लिविंग बेटा। तो अगर मैं उसको वहां से लूंगी,
ठीक है, वहां से अगर मेरा ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, वाटर को मैंने बॉयल करा, ऑक्सीजन आपकी डेसिपेट हो रही है ब्रेक डाउन होके, तो वो नॉन लिविंग में भी फ्लो होएगा। ऐसा नहीं आएगा ना कि ऐसा ही हो जाएगा। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हमारी यहाँ आ जाती है। जब हम नॉन लिविंग के बारे में बात करते हैं और लिविंग के बारे में बात करते हैं तो इन दोनों का एक कनेक्शन हम न्यूट्रिएंट साइकिल में निकाल लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे 12th के सिलेबस में नहीं है, सीयूटी में है बट 12th के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। एंड फ्लो जब होता है, जब प्रोडक्शन होता है, वेब जब बनता है, तो वहां पे एक पार्ट डीकंपोजिशन का भी आता है कि कई बार एनर्जी हमारी डेसिपेट हो जाती है बीच में, है ना, डेसिपेशन बीच में डीकंपोजर्स होते हैं वो कर जाते हैं। तो यानी अगर आप देखो तो ये जो सारा खेल चल रहा है ना, ऑल दिस ड्रामा, all this ecosystem is all about food, it is all about energy, energy का ही flow हमको मेन यहाँ पे कराना है, राइट। अब हम यहाँ पे इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं कि हाँ जी क्या चीजें कैसे चीजें हैं। तो इकोसिस्टम जो हमारा है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है, ये चीज हमको अभी जाननी है ना, स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसा है ये हमको जानना है। तो इकोसिस्टम कोई एरिया जहां इंटरेक्शन चल रही है, तो पहली बात तो मेरे को ये जानना जरूरी है, नॉन लिविंग तो खैर सारे ही कॉम्पोनेंट सेम होते हैं, वही हवा, पानी, सूर्य की किरणें सेम रहता है वो तो, बट बायोटिक एनिमल्स की अगर मैं बात करती हूँ, बायोटिक फैक्टर्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो वी आर हैविंग अ large number of species, we are having a very large biodiversity, right, which is very diverse, right। एंड आपको पता रहे कि उस एरिया में जो इंटरेक्शन चल रही है कौन से ऑर्गेनिजम्स वहां पे आपके हैं। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज स्पीशीज एंड यू हैव टू गिव देम नंबर कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, लेट सपोज 100 lions are there, 2000 DIs are there, so you have to give a fixed number, right, you have to identify which species is there and you have to give the number how many species are there. Both things are very important when you talk about ecosystem, right। When there is an ecosystem, so we divide our ecosystem, which is vertical distribution, I'll say, which distribution is this? Vertical distribution why? You will see कि there is this area, इतना सा एरिया है ना, above my earth इतना सा एरिया है, whatever the meter and centimeter and the kilometer your measurement is, right। तो यहाँ पे इतना सा एरिया है, तो मैं कहूंगी इतने से एरिया में कौन सी स्पीशीज ज्यादा है, तो आई विल से हर्ब्स विल बी ज्यादा। फिर मैंने कहा इतने से एरिया में कौन से ज्यादा, यू विल से मैम शर्ब्स ज्यादा है यहाँ पे। मैंने कहा हाईएस्ट लेयर में कौन सी चीज ज्यादा है, तो आप कहोगे मैम हाईएस्ट के अंदर आपका जो ज्यादा है वो कौन सा ज्यादा है, वो आपका ट्रीज ज्यादा है। तो हम ना एक एरिया को अकॉर्डिंगली वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट बेटा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन माने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। यू कैन सी कि आपका जैसे ट्री है ना, ट्री आपका टॉप लेयर होता है। अगर आप देखो यहाँ पे इतना सा एरिया में, तो भैया आपको इतना अबव ग्राउंड लेवल से नहीं मिलेगा कोई हर्ब शर्ब, यू विल गेट मैक्सिमम ट्रीज, राइट। तो आपका ट्री ज्यादा है ना। मिडल लेयर होता है, मिडल होता है सेकंड जो आपका स्ट्रैटा होता है, वहां पे शर्ब्स ज्यादा होते हैं, बॉटम फर्स्ट में हर्ब्स ज्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी फंक्शनिंग की, हाउ इट विल फंक्शन। तो ये तो ठीक है, मैंने जैसा कि बोला कि वी ओनली हैव वन थिंग, दैट सन, दैट इज आवर अल्टीमेट एंड वन एंड ओनली सोर्स फॉर द एनर्जी, राइट। अदर देन सन वी आर नॉट हैविंग एनी सोर्स फॉर द एनर्जी, राइट। तो अल्टीमेट सोर्स इज सन। सो सोलर एनर्जी हमारी एक बेसिक, मैं कहूं फंडामेंटल एनर्जी सोर्स है, ठीक है। अब हमारी सोलर एनर्जी है, ये पूरे इकोसिस्टम का फ्लो, पूरे इकोसिस्टम की फंक्शनिंग कराती है। हाउ कि इसकी जब हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि कंपोनेंट्स कौन से हैं इकोसिस्टम के, तो यू विल सी हमारे पास 4 कंपोनेंट, वन इज प्रोडक्टिविटी, सेकंड इज डीकंपोजिशन, थर्ड इज एनर्जी फ्लो एंड फोर्थ इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये 4 हमारे पास बेटा क्या है, ये 4 हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। अब कैसे कैसे काम करते हैं इनके बारे में देखिए। प्रोडक्टिविटी जैसे कि मैंने आपको बोला, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, कोई भी चीज प्रोड्यूस करना, कोई भी चीज फॉर्म करना, कोई भी चीज बनाना, राइट। कोई भी चीज बनाना, प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड इट्स प्रोडक्टिविटी, राइट। तो प्रोडक्टिविटी हमारी कैसी, जैसे मैंने आपको बोला अभी
अभी अभी मैंने बोला, चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाती हूँ सो दैट आपको समझ में आई चीजें कैसे चलनी है। देखो मैंने आपको कहा कि मेरी जो सैलरी है लेट कर लेते हैं दिस इज 1 लाख। मेरी सैलरी कितनी है? 1 लाख है, ठीक है। 1 लाख में से मेरे पास जो खर्चा है वो मेरा 30,000 का 30K मेरा क्या है? खर्चा है मेरा, मैं कहूं एक तरीके से मेरे एक्सपेंसेस है। ये मेरे क्या है? एक्सपेंसेस। दीज आर माय एक्सपेंसेस, राइट। मेरे को मेरा घर का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, फोन का रिचार्ज करना है, मम्मी के फोन का रिचार्ज करना है, आज भाई ने मांग लिए हैं, व्हाटएवर, ठीक है। ये मेरा खर्चा है, मेरे बच्चों की फीस देनी है, मेरे को जो भी करना है, 30K इज डन। अब मेरे पास यहाँ पे 70K है, 70K इज द रिमेनिंग वन। अच्छा एक्चुअल ना मेरे को थोड़ा उल्टा कर देना चाहिए क्योंकि देयर इज अ रीजन, इतना कम सैलरी किसी का नहीं होता ना, मतलब खर्चा आल से खर्चा इतना ज्यादा किसी का नहीं होता, कहने का मतलब कम, इतना कम किसी का नहीं होता। तो मैंने कहा 1 लाख मेरी सैलरी थी, इसमें से 70K एक्सपेंसेस हैं एंड 30K इज माय सेविंग, ठीक है। तो यहां पे समझो, देखो मैंने इतना हार्ड वर्क करा, मैंने इतनी मेहनत करी, तो मैंने कितना कमाया? मैंने 1 लाख सैलरी कमाई। तो मेरी जो सैलरी है दिस इज माय प्राइमरी प्रोडक्शन, दिस इज माय प्राइमरी प्रोडक्शन कि मैंने इतना बनाया। इस प्राइमरी प्रोडक्शन में से मैंने बचाया कितना? हाउ मच आई सेव्ड। तो हमारे पास यहाँ पे जो मेरी प्राइमरी प्रोडक्शन बना है, ठीक है, इसमें से मैंने कुछ बचाया है, कुछ इस्तेमाल करा है ना। तो यहाँ पे ये प्राइमरी प्रोडक्शन जो हमारा शुरू में बनता है, तो इसको हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। इसको मैंने क्या कहा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, जो कि एक्चुअल होता है, एक्चुअल कितना मैंने कमाया, कितना मैंने अर्न करा। फिर ये मेरे एक्सपेंसेस, ये मैंने यूज कर लिया, तो दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन लॉस। आप समझ जाओगे इस बात को, कंफ्यूज मत करना, फिलहाल के लिए सुन लो, रेस्पिरेशन लॉस, राइट। बचा कितना? 30। तो ये मेरी जो सेविंग है, इस सेविंग को मैंने कहा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की इतनी ही बची है। सो थिंग इज कि मेरे पास जो मेरी मम्मी को या फिर मैं अपने हस्बैंड को देने को जो पैसा है वो सिर्फ कितना है? 30K है, राइट। तो मैंने ये 30K अपनी मम्मी को दे दिया, माई स्वीट मम्मी, मैंने उनको ये दे दिया। मेरी मम्मी ने क्या करा? मेरी मम्मी ने इस 30K का गोल्ड खरीद लिया। क्या खरीद लिया? गोल्ड खरीद लिया। उन्होंने ना पैसे से, रुपए से, रोकड़े से सोना बना दिया। पैसे को मैं माला पहन के नहीं घूम सकती, बट मैं सोने की माला पहन के घूम सकती हूँ। उन्होंने उसकी फॉर्म चेंज कर दी एक तरीके से। सो दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास प्लांट था, सोलर प्लांट है, प्लांट ने सोलर एनर्जी यूज करा और उसने जितना भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया, जितना भी फूड उसने बनाया, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो प्रोड्यूसर्स करते, जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड जितना भी वो बनाएंगे टोटल सपोज कर लो कि 100 जूल्स ऑफ उन्होंने ग्लूकोज बनाया, तो वो जो टोटल बना है ना, दैट एनर्जी, दैट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दैट ग्लूकोज, 100 जूल ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्लांट ने क्यों बनाया? क्योंकि उसको जरूरत है, तो वो यूज करेगा। दैट विल ट्रांसपिरेट, दैट विल रेस्पिरेट, दैट विल फोटोसिंथेसाइज, दैट विल डू सो मेनी थिंग्स, राइट। तो हमारे प्लांट को जरूरत भी तो है ना एनर्जी की, तो वो एनर्जी भी तो लेगा ना। तो उसने अपने ऊपर खर्च करी उस एनर्जी को, उस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से, वो ग्लूकोज में से कुछ अपने लिए इस्तेमाल करा। तो जो उसने इस्तेमाल करा दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन लॉस। अब आप ये समझ गए होंगे। बट अभी भी उसके पास कुछ एनर्जी बच गई है जो उसने यूज नहीं करी है, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट बेटा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दैट इज कॉल्ड व्हाट? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आगे जाके जो उसको खाएंगे उनके लिए अवेलेबल होगी। यानी कि जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स आपके नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को खाते हैं, राइट। अब ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर खाएगा, कोई डियर, एनिमल जो भी उसको खाएगा, तो उस एनर्जी को खा के वो अपने शरीर के अकॉर्डिंगली उसको एक अलग ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज कर देगा। दैट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो दैट इज विल कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है, आप इसको बहुत इजीली समझ जाएंगे, कर पाएंगे। तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि प्राइमरी प्रोडक्शन आपका एक ऐसा अमाउंट होता है बायोमास का या ऑर्गेनिक मैटर का, जो कि आपका पर यूनिट एरिया बनाया जाता है प्लांट्स के द्वारा व्हाइल फोटोसिंथेसाइजिंग, राइट, ओवर अ टाइम पीरियड। दैट विल बी कॉल्ड प्रोडक्टिविटी।
है ना, यानी फोटोसिंथेसिस करा, कितना फोटोसिंथेसिस करा, कितना ऑर्गेनिक मैटर, कितना बायोमास, यानी कि आपका ग्लूकोज जो उन्होंने बनाया है वो कितना बनाया है, दैट टोटल अमाउंट इज कॉल्ड व्हाट बेटा, दैट टोटल अमाउंट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, राइट। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो हमने उसको खाया, जो हमने उसको कंज्यूम करा, कंज्यूमर्स ने जो कंज्यूम करा, तो कंज्यूमर्स ने जो कंज्यूम करा और उसको एक नए ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो ये एनर्जी का फॉर्म है, तो इसको जो हम एक्सप्रेस करेंगे मेजरमेंट के फॉर्म में, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि हमने बायोमास टर्म यूज किए, तो बायोमास के लिए हम वेट यूज करेंगे ग्राम -2 पर मीटर एरिया बोलते हैं ना, इसलिए एनर्जी के फॉर्म में हम KCL कैलोरीज की फॉर्म में हम इसको डिफाइन करते हैं, राइट। So this was our productivity, and primary productivity is consist of two parts again. One is gross GPP and second is net, that is NPP. ठीक है, ग्रोस जो है वो आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन है ऑर्गेनिक मैटर का जब उसने फोटोसिंथेसाइज किया, राइट। ग्रोस में से आपका रेस्पिरेशन लॉस माइनस कर दिया जाएगा और बच जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बच जाएगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपका बच जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है कम्स डीकम्पोजिशन। आपने खाना बना लिया है, यू हैव मेड द फूड एंड यू विल ईट इट, यू हैव टू वॉश द यूटेंसिल्स, राइट, क्लीन द यूटेंसिल्स, तो आपको वो क्लीन करना है। ऐसे ही आपके पास जब आप खाना बनाते हो या ट्रांसफर करते हो, एनर्जी का फ्लो करते हो, तो देर आर सो मेनी थिंग्स बेटा, देर आर सो मेनी थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर दीज, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोल दूं कि कोई डेड हो गया, कोई आपका प्लांट से लीफ गिर गया, स्टेम गिर गया, रूट मर गया, पूरा प्लांट ही डेड हो गया, कोई एनिमल डेड हो गया, तो हम उसको कैसे साफ करेंगे? हाउ वी विल गेट बैक दोज न्यूट्रिएंट्स जो उसके अंदर है, उस डेड बॉडी के अंदर है, तो उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन, जहां पे एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर छोटे 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 इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में रिलीज हो जाता है, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे न्यूट्रिएंट हमको वापस मिल जाएंगे, और वो किसी भी फॉर्म में चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एनी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है, राइट। तो हमारे पास जो डीकम्पोजिशन होती है वो ब्रेक डाउन करती है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। करेक्ट है? डीकम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं तो हमारा कोई भी डेड प्लांट है, जैसे कि लीव, बार्क, फ्लावर, एनी रेमिनेंट, एनी डेड पार्ट ऑफ एनी प्लांट और एनिमल विच इज लिविंग, उसको हम कहते हैं डेट्रिटस। अब उसको क्या कहते हैं? डेट्रिटस। इवन वी इंक्लूड देयर फीकल मैटर, उनका जो फीकल मैटर है वो फीकल मैटर भी हम इंक्लूड करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? डेट्रिटस। तो दिस डेट्रिटस इज द रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल आप अपने घरों में सब्जी रखते हो, सब्जी इज द रॉ मटेरियल, आपने मूली, गाजर, जो भी आलू वो भी रखा है, दैट इज रॉ मटेरियल आपका फूड का। ऐसे ही जो डेट्रिटस डेड बॉडी पार्ट होता है, कोई भी डेड बॉडी पार्ट एनिमल और आपके प्लांट का, इवन देयर फीकल मैटर, उसको हम रॉ मटेरियल बोलेंगे उनका, और उसको हम कहेंगे डेट्रिटस। क्या कहेंगे? डेट्रिटस। तो डेट्रिटस जब आपका है, उसको डिकम्पोज करना है, उसको न्यूट्रिएंट की फॉर्म में या अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की फॉर्म में हमको जब कन्वर्ट करना है, वी हैव टू मॉडिफाई दैट फॉर्म। तो भैया हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। अब यहां पे से फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म एंड मिनरलाइजेशन, ये जो तीन ऐसे हैं जहां पे आपको माइक्रोब या फिर मैं आपको कहूं डेट्रीवोर रिक्वायर्ड है, यानी कि ये आपका लिविंग बायोटिक कंपोनेंट नीडिंग फैक्टर है। ये कौन से है? बायोटिक, आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उनको इंक्लूड करने वाले, बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म के पॉसिबल नहीं है, एक छोड़ के एक है, पहले वाले में जरूरत है दूसरे में नहीं है, पहले वाले में जरूरत है दूसरे वाले में नहीं है, पहले वाले में, इस तरीके से, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, दीज 5 आर द स्टेप्स जहां पे हमारे डीकम्पोजिशन हो जाता है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन फॉर एग्जांपल आपका ना एक
बड़ा सा पत्ता है, राइट, एक आपका पत्ता गिर गया है, कोई स्टेम गिर गया है, या फिर कोई भी चीज है, डेड बॉडी पार्ट है, डेट्रिटस है, तो केचुए आते हैं। रिमेंबर, केचुए कभी भी आपकी फॉर्म चेंज नहीं करते, ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक ही रखते हैं, वो फॉर्म चेंज नहीं करते, वो आपका बस एक मॉर्फोलॉजिकल स्टेट चेंज कर देंगे। जैसे एक पत्ता था, पत्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में खा खा के गोले से बना देंगे, है अभी भी ऑर्गेनिक। तो हमारे पास जो डेट्रीवोर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल केचुआ, अर्थवॉर्म, ये क्या करेंगे, हमारे एक बड़े से टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देंगे, बट दीज छोटा छोटा टुकड़ास आर स्टिल ऑर्गेनिक, राइट, कि हमारे पास डेट्रीवोर्स होते हैं जैसे अर्थवॉर्म, ब्रेक कर देते हैं डेट्रिटस को इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट बेटा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट कर दिया, एक बड़े से टुकड़े को फ्रेगमेंट कर दिया, छोटा छोटा तोड़ दिया है, राइट। नाउ लीजिए, देखो कुछ ऐसा इनऑर्गेनिक सोल्यूबल मैटर होता है जिसको हमको किसी एंजाइमेटिक एक्टिविटी से या किसी तरीके से चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। क्या होगा कि अगर हम उसको वाटर में मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो वो सॉल्युबल हो जाएगा और पानी के साथ ही निकल लेगा, बट जो इनसॉल्युबल होगा वो उसी में रह जाएगा, रेमिनेंट रहेगा। तो हमारे पास लीचिंग होता है जहां पे जो वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट होते हैं, वो वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट जो कि इनऑर्गेनिक है, वो पानी में मिक्स होएंगे और पानी के साथ जमीन के अंदर चले जाएंगे, और वो जमीन में इतने अंदर चले जाते हैं कि हम उनको यूज ही नहीं कर पाते। दीज आर आउट ऑफ आवर रेंज, हम वो हमारी फॉर्म में नहीं है, हम अवेलेबल नहीं है हमारे लिए। दीज आर अनअवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, कि वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो हमारे धरती के अंदर चले जाते हैं, गोज डाउन इन द सॉइल हॉरिजन्स एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज सोल्ट, अनअवेलेबल सोल्ट। कैसे प्रेसिपिटेट कर देंगे वो, मतलब जमा हो जाएंगे एज एन अनअवेलेबल सोल्ट। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट कम्स कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म की मैं बात करूं तो हमारे पास जो ऊपर छोटा छोटा टुकड़ा है ऑर्गेनिक का, राइट, और जो इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है उसको हमारा बैक्टीरिया या फिर फंजाई कोई भी माइक्रोब हो सकता है, जो अपने एंजाइम्स को, देखो हम कभी भी अपना खाना खाते हैं, प्लेट में खाना खाते हैं, अंदर ही एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं, बट माइक्रोब्स जो होते हैं, फंजाई वगैरह होती हैं, वो पहले ना ऐसे बाहर डालेंगे। हम कभी भी अपने मुख के बाहर ऐसा तो नहीं करते ना, प्लेट किया कर रहे हैं, अपने एंजाइम छोड़ रहे हैं, उसके बाद हम उसको अब्सॉर्ब कर रहे हैं, नहीं ना, ऐसा नहीं होता। हमारी होलो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है, हम अंदर हमारे एंजाइम्स होते हैं बॉडी के, बट फंजाई क्या करती है, अपने एंजाइम्स को उस डेड बॉडी के ऊपर डाल देगी, और वो बाहर ही उस फंजाई की बॉडी के बाहर ही डिसॉल्व हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और बाद में उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म को अब्सॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया और फंजाई एंजाइम आएंगे जो हमारे डेट्रिटस, जो छोटे छोटे टुकड़े थे, उसको सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, जहां पे कैटाबॉलिक एक्टिविटी, कैटाबॉलिक यानी ब्रेक डाउन एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट कम ह्यूमिफिकेशन। देखो क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत आप कूड़ा उठाते हैं, जब झाड़ू लगाते हैं तो कूड़ा उठाते हैं, तो थोड़ा सा कूड़ा ना लेफ्ट आउट रह जाता है ना, आप उसको कितना ही उठा लो थोड़ा थोड़ा रह जाता है। तो ऐसे ही आप कितना ही उसको कैटाबोलाइज कर लो, देयर इज अ स्मॉलेस्ट टाइनिएस्ट पार्ट जो आपका कैटाबोलाइज नहीं होता है, जिसका ब्रेक डाउन नहीं होता है। अब उसका ब्रेक डाउन नहीं होता है तो होगा क्या कि वो सारा पार्ट थोड़ा थोड़ा जमा हो जाएगा, एंड ब्लैकिश फॉर्म में ह्यूमस की फॉर्म में वो आपका इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एक्यूमुलेशन हो जाता है डार्क कलर के एमोर्फस जिसको कोई फिक्स शेप नहीं होती, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं ह्यूमस, राइट। अब इस ह्यूमस को ब्रेक डाउन करना है तो जिसको हम कहेंगे मिनरलाइजेशन, जहां पे जो ह्यूमस जो कि ऑर्गेनिक मैटर है उसको फिर से माइक्रोब के ऊपर माइक्रोब आएंगे और उसको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। बट हाँ, ये जो हमारी डीकंपोजिशन की पूरी प्रोसेस है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, इट इज ऑल गेट अफेक्टेड बाय सम अदर फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ फर्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर लो है तो आपका डीकंपोजिशन रेट भी लो होगा, अगर टेम्परेचर हाई है तो डीकंपोजिशन रेट भी हाई होगा। एंड सेकेंड थिंग, आपका जो डेट्रिटस है वो किस चीज का बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर पैक्टिन, लिग्निन जो कि आपकी चीजों को सॉलिडिफाई करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, रिजिड करता है, उस चीज का बना हुआ है तो बहुत ही स्लो डीकंपोजिशन होगी। वहीं पे देयर आर सम सॉफ्ट ऑर्गेनिक मैटर आल्सो दैट इज कॉल्ड शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस, अगर वो वहां पे है तो आपका डीकंपोजिशन बहुत ही फास्ट होगा। एंड सेकेंडली, डीकंपोजिशन है, हमारे पास फंजाई है, माइक्रोब्स है, ऑल दीज माइक्रोब्स आर ऑक्सीजन रिक्वायरिंग माइक्रोब्स, राइट। तो हमारा जो decomposition है, it is largely an organic requiring process, that's an important point। रेट जो होता है डीकंपोजिशन का वो कंट्रोल किया जाता है
केमिकल कंपोजिशन, डाइट्रेटस की और क्लाइमेटिक फैक्टर्स की। जैसे कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात करूं, डिकम्पोजिशन रेट स्लो होता है अगर वो रिच है लिग्निन और काइटिन में, फास्ट होता है अगर वो रिच है नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक शुगर, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर, अगर आपके पास टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर नहीं है, राइट, आपके पास वर्म गर्म है और आपके पास नमी भी है इन्वायरमेंट में, तो आपका डीकंपोजिशन होगा। बट अगर आपके पास लो टेम्परेचर है एंड आपके पास वहां पे मॉइस्चर नहीं है या फिर ऑक्सीजन नहीं है, तो दोनों की ही लैक में आपके पास जो डीकंपोजिशन है वो नहीं होगी, स्लो नहीं होगी ही नहीं, रिजल्ट इन द बिल्डअप, इनहिबिट डीकंपोजिशन, इनहिबिट मतलब होगी ही नहीं, ठीक है, और होगी तो बहुत लिटिल स्लो 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 स्लो। क्लियर है जी? देखो मैं ट्राई कर रही हूं कि आप है ना, आपको मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें बता पाऊं, ज्यादा से ज्यादा हम सीख पाए। सो मेक श्योर कि जितना भी मैं आपको बता रही हूं आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। देखो हम अभी इस स्टेज में है कि हम उसको डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो तो हम अपनी मंजिल सीरीज में कर रहे हैं, राइट। बट हम इस स्टेज में है फिलहाल कि हम उसको रिवाइज करें, फटाफट रिकैप करें। और रिकैप अगर हम रिवाइज भी सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने शुरू में समझा था, तो दैट विल बी कॉल्ड फुलिशनेस। हम उसको बेवकूफी नहीं करनी है, हमको वो रिवाइज करना है, तो वी विल रिवाइज इट, राइट। एंड एवरीबडी यू हैव टू लाइक द सेशन, लेट मी टेल यू, यू हैव टू लाइक द सेशन, क्योंकि जब आपके रिस्पॉन्स अच्छा होता है तभी हम ज्यादा से ज्यादा आपकी वीडियोस कर पाते हैं। उसके पीछे रीजन होता है कि ना वो डिमांड शो करता है कि इफ यू आर हैविंग हाई डिमांड ना, देन वो चीजें आपकी डिलीवर होती है, राइट। सो अभी हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, एनर्जी फ्लो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एनर्जी फ्लो। चलिए तो भाई तब तक 1 मिनट लीजिए, मैं अपना शॉल ओढ़ लेती हूँ क्योंकि ठंडी है थोड़ा स्टूडियो में, और 2 घुट पानी की भी लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। तो अब हमारी बारी आती है एनर्जी फ्लो की। अगर मैं एनर्जी फ्लो की बात करूं तो जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि हमारा अल्टीमेट सोर्स जो होता है वो क्या होता है, सन होता है। बट होता क्या है ना कि हमारे पास जो गहरे समुद्र होते हैं जहां पे पानी के अंदर से लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, राइट, वहां पे हमारा रीजन जो है यही है कि लाइट का पेनिट्रेशन नहीं हो पाता है, तो वहां पे जो एनर्जी का सोर्स है वो आपका क्या हो जाता है, एनर्जी का सोर्स सिर्फ और सिर्फ आपका भैया केमिकल रिएक्शन एनर्जी का सोर्स होता है। वहां पे सन आपका केमिकल एनर्जी का सोर्स नहीं होता है। अब देखो हमारे पास जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी टोटल कितनी आ रही है, वो भैया हमारी 100% आ रही है, राइट। सन से हमारे पास जो एनर्जी आ रही है दैट इज 100%, बट उसमें से सिर्फ 50% ही लाइट है जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होने का मतलब क्या है कि वो फोटोसिंथेसिस सिर्फ 50% ही कर सकता है, बाकी का 50% फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, राइट। अच्छा यहाँ पे लोगों नहीं दिखेगा तो दिक्कत हो जाएगी, अरे अरे। चलिए उसके बाद उसमें से भी इस 50% में से भी हमारे पास सिर्फ 2 से 10% ही होती है जहां पे प्लांट आपका लाइट को कैप्चर कर पाता है। अगर मैं एक आइडियल केस की बात करूं, अगर मैं एक आइडियल केस की बात करूं तो ओनली 1%, सिर्फ कितनी, सिर्फ 1% ही लाइट आपके प्लांट्स जो है भाई कैप्चर करते हैं। ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। आगे हमारे पास है कि सोलर एनर्जी जो है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू फ्लो करती है। जैसे कि अगर मैं आपका एक सीक्वेंस नॉर्मल सा बना दूं जिसके अंदर हमको कंफ्यूज नहीं होना है ज्यादा, कि हमारे पास सन है, सन से प्लांट्स में गई, कैसे गई, फोटोसिंथेसिस से गई, राइट, फोटोसिंथेसिस से गई। प्लांट्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, प्लांट्स के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है दैट इज कोई भी हर्बीवोर, कोई भी हर्बीवोर। हर्बीवोर को खा लेगा कोई ओमनीवोर या फिर कोई कार्निवोर, है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ पे ले लू प्लांट, प्लांट के बाद यहाँ पे डियर,
एंड यहाँ पे लॉयन। डियर ने प्लांट को क्यों खाया? क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए थी। लॉयन ने डियर को क्यों खाया? क्योंकि उसको भी क्या चाहिए थी? एनर्जी चाहिए थी, राइट। तो आपके दिमाग में ये चीज क्लियर रहे कि हमारा जितना भी खेल चल रहा है वो सारा ही खेल एनर्जी के ऊपर चल रहा है, राइट। तो हम जो खा रहे हैं एक फ्लो से खा रहे हैं कि सन से प्लांट में गई, प्लांट से डियर में गई, डियर से लॉयन में गई, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे पास ऐसा हो कि इधर से इधर आ सकती है, नहीं आ सकती, इधर से इधर नहीं, इधर से इधर नहीं आ सकती, पॉसिबल ही नहीं है ना। ऐसे भी नहीं हो सकता कि भैया इधर से इधर आ गया हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो फ्लो हो रहा है एनर्जी का, ये कैसा है? यूनिडायरेक्शनल। कैसा है ये? यूनिडायरेक्शनल। एक ही उसमें फ्लो किए जा रही है, हाई ट्रॉपिक लेवल्स में जा रही है ना। तो ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि आपकी जो सोलर एनर्जी है वो आपकी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जाती है, और सभी ऑर्गेनिजम्स इस सन पे, इस फोटोसिंथेसिस पे, प्लांट पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है। डायरेक्टली जैसे डियर, इनडायरेक्टली जैसे लॉयन। लॉयन इनडायरेक्ट कैसे है? लॉयन को चाहिए डियर और डियर को चाहिए प्लांट, तो इनडायरेक्ट हो गया ना। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सभी ऑर्गेनिजम्स हमारे प्रोड्यूसर्स जो कि हमारे प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है फ्रॉम सन टू प्रोड्यूस एंड देन टू कंज्यूमर्स, राइट। आगे हमारे पास आता है ग्रीन प्लांट इन इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। सीधी सी बात है, क्योंकि प्रोड्यूस कर रहे तो प्रोड्यूसर्स होंगे, है ना। आपके पास टेरेस्ट्रियल है तो प्लांट्स हैं, बट कई बार आप पानी की बात करते हैं, कई बार आप किसकी बात करते हैं? पानी की बात करते हैं। तो पानी के केस में हमारे पास क्या चीज निकल के आती है ना। पानी के केस में हमारे पास क्या चीज निकल के आती है, तो जरा हम उस पानी के लिए भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पानी के केस में क्या निकल के आता है भाई? पानी के केस में निकल के आता है कि हमारे पास ना जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी एंड हायर कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि आपके वाटर में फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। जो क्या करेंगे यहाँ पे? आपका फोटोसिंथेसाइज करेंगे। अब ये चीज आप सभी के दिमाग में, मस्तिष्क में क्लियर रहनी चाहिए। ये बात आपके दिमाग में, मस्तिष्क में क्लियर रहनी चाहिए कि भैया यहाँ पे आपका जो फ्लो है इधर भी यूनिडायरेक्शनली होगा। ऐसा नहीं कि एक बैटिक के अंदर आपका फ्लो बदल जाएगा, नहीं, वो अभी भी कैसा रहेगा? सेम ही रहेगा, ठीक है। आगे आता है फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन एंड फूड वेब, बट ये फूड चेन एंड फूड वेब समझने से पहले आपको वही चीज नॉर्मल जाननी है कि एक स्टेप, एक लेवल दूसरे लेवल से डिपेंडेंट होता है। जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट है, उनका एक लेवल है, फिर खाने वाले हर्बीवोरस है, उनका एक अलग लेवल है, फिर कार्निवोरस थे, उनका एक अलग लेवल है, उनको हम ट्रॉपिक लेवल्स भी बोल देते हैं, राइट। तो हर स्टेप का क्या है? एक लेवल है फूड चेन में, जो आपके ट्रॉपिक लेवल्स है। ऑटोट्रोफ और जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, ये आपके पहले ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। उसके बाद ये फिक्स करते हैं सोलर एनर्जी से और अवेलेबल कर देते हैं टू द कंज्यूमर्स, यानी कि जो हमारे हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं उन तक अवेलेबिलिटी हमारी दिखा देते हैं। अब रेमंड लिंडमैन हमारा एक साइंटिस्ट आते हैं जो एक चीज कहते हैं कि भैया हमारी जो एनर्जी है जो सिर्फ और सिर्फ 10% ही फ्लो करती है, तो 10% लो भी हम उसको बोल देते हैं कि हमारे पास जो एक से, जैसे प्लांट को हमने खाया तो प्लांट के पास जितनी एनर्जी थी ना उसका 10% ही हम एक्वायर कर पाएंगे। तो इसको हम कहते हैं कि 90% कहाँ गई? 90% उसने यूज कर ली या फिर वो डेसिपेट होगी अलग फॉर्म में, हमको नहीं मिली वो भैया, ठीक है। तो ये चीज आपको भैया याद रखनी है। आगे चलते हैं, आप इधर देखो, जैसे सन है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, देन सेकंड ट्रॉपिक लेवल, देन थर्ड, देन आपका फोर्थ। अच्छा, अब कई बार ऐसा आता है कि भैया क्या हमारा जो एक ऑर्गेनिज्म है ना, कि क्या हमारा एक ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में जा सकता है? हाँ कि ना? हाँ कि ना? जा सकता है कि नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। जैसे कि प्लांट है, प्लांट के ऊपर इंसेक्ट है और इंसेक्ट को खाया एक बर्ड ने, तो यहां पे आप देखोगे कौन से वाला है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, थर्ड ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग कर रही है ये, है ना। बट अगर प्लांट को ही डायरेक्ट हमारा बर्ड खा ले तो ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आ जाएगी, हाँ कि ना।
किस में आ जाएगी, सेकंड ट्रॉपिक लेवल में आ जाएगी। तो मुझे बताइए यहाँ पे कि हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि बर्ड जो है वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल में भी जा सकता है अकॉर्डिंग टू द चेन, और ये हमारा सेकंड में भी जा सकता है अकॉर्डिंग टू द चेन। यस और नो, यस और नो, हाँ ना, हाँ ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग कर सकता है, ऐसा कहीं नहीं है कि वो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखिए, अब हम टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स हमारे कितने तरीके के, देखो कुछ होती है जो टेरेस्ट्रियल रीजन से शुरू होती है हमारी, है ना। एक होती है डेड पार्ट से शुरू होती है, जैसे माइक्रोब्स है वो डेड पार्ट से शुरू होती है ना। बट एक घास खा के एक ग्रेजिंग चेन शुरू होती है, तो वो होते है ग्रेजिंग चेन जो आपकी घास खा के होती है, और डेट्रिटिस जो डेड वाली चेन होती है। इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रॉफिक लेवल्स में एक स्टैंडिंग क्रॉप टर्म आती है हर ट्रॉफिक, जैसे मैंने कहा प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स माने जितने भी प्लांट है उनका बायोमास कितना है ना, सभी प्लांट्स का कितना है। मैंने कहा कार्निवोरस, तो जितने भी आपका कार्निवोर्स आते हैं टॉप लेवल, मैंने कहा जितने भी कार्निवोर्स आते हैं सभी कार्निवोर्स का बायोमास कितना है। बायोमास मतलब मैं कितना रीजन, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, दैट इज बायोमास, है ना। तो हमारे उसको कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप, जिसको हम बायोमास अमाउंट बोल देते हैं। जो हमारी लिविंग मास है, बायोमास है, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। और स्टैंडिंग क्रॉप मेजर किया जाता है मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसको हम वे कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेट, क्योंकि वेट की फॉर्म में हम बात करते हैं तो ग्राम्स में हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट इज आर बायोलॉजिकल पिरामिड्स। बायोलॉजिकल पिरामिड्स की अगर मैं बात करती हूं तो आपको पता रहना चाहिए कि पिरामिड्स जो होते हैं वो एक पिक्टोरियल फॉर्म है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि मैंने आपको एक चीज बोली, छोटी सी बात बोली, है ना, मैं आपको एक नॉर्मल बात बोल रही हूँ, मैंने आपको कह रही हूँ, यानी इधर आ, मैंने कहा पानी, या मैं कुछ चाय बना रही हूं तो मैं कहूँ चाय पिएगा, मतलब समझ गए इसका इशारा क्या है, चाय, है ना, चाय, हाँ के ना। मैंने कहा ये, यानी चांटा पड़ेगा तेरे मुंह पे, है ना। कोई भी चीज है, कोई भी चीज आप बोल लो, कुछ भी मैंने ऐसे कर दिया, यानी कि मैं कुछ चीज सोच रही हूँ, कंफ्यूज हूँ किसी चीज में, है ना। तो हर एक फॉर्म, हर एक साइन का एक मीनिंग होता है। ऐसे हमारे पिरामिड्स हैं। तो पिरामिड्स जो हमारे हैं ये किस चीज को डिफाइन करते हैं? अगर मैं पिरामिड्स की बात करती हूं तो हमारे जो पिरामिड्स हैं ये पिरामिड्स किस चीज को डिफाइन करते हैं? तो पिरामिड्स हमारे जो डिफाइन करते हैं ये किसी भी ऑर्डर को डिफाइन करेंगे कि आइदर वहां पे कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर है या फिर एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर वहां पे फॉलो हो रहा है ना, कौन सा ऑर्डर वो फॉलो हो रहा है ना। पिरामिड कैसा होता है, हम ऐसा बनाते हैं, इजिप्शियन पिरामिड, ध्यान है, ऐसे पिरामिड्स हमारे होते हैं। अब आप देखोगे कि जो बेस है ये आपका वाइड है, ये वाला पार्ट है ये आपका नैरो है, ये आपका कैसा है, नैरो पार्ट है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, नैरो पार्ट है। यानी कि जो बेस में चीजें थी वो ज्यादा थी, ऊपर जाते जाते वो कम हो गई, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये आपका, ऊपर जा रहे हैं तो हम डिक्रीज कर रहे हैं, है ना। जैसे मैंने आपको नंबरों, धरती के ऊपर सबसे ज्यादा प्लांट्स होते हैं, प्लांट का बायोमास ज्यादा होता है। ऊपर हमने जाए पूछा कार्निवोर तक, तब हम गए तो वो कम हो गए, नंबर में भी बायोमास में भी। एनर्जी प्लांट ने खाई ज्यादा थी, प्लांट के पास ज्यादा थी, उसके पास किसी इंसेक्ट ने खाई उससे थोड़ी कम हो गई, बर्ड ने खाई थोड़ी और कम हो गई, फिर एक ईगल टॉप बर्ड ने खा ली बिल्कुल कम हो गई। तो आप देखोगे जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो आपका नैरो होता जा रहा है, यानी कि आपको बता रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे उल्टा लिख दूं ऐसे, यानी कि जो बेस में पार्ट था, जो हमारा बेस था ये नैरो था, तो शुरू में जो चीज रही होगी वो कम रही होगी, बाद में वो चीज बढ़ गई होगी। जैसे जैसे हमने हायर लेवल पे गए तो आपकी कैसी हो गई, वो वाइड हो गई, ये आपका इंक्रीज हो गया। तो हम इसको बोलते हैं कि अगर ऐसा कुछ है कि हम बेस से जब टॉप पे जाते हैं तो चीज डिक्रीज हो रही हो, तो इसको हम कहते हैं अपराइट। और जब हमारे पास इनिशियली कम हो और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वो चीज बढ़ रही है तो आपका पिरामिड ऐसा आता है, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड। इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड कहते हैं।
ठीक है, तो यही पिरामिड्स हमको यहाँ पे अभी जानने हैं। इन्हीं पिरामिड्स के बारे में हमको पढ़ना है कि हमारा बेस जो है वो वाइड होता, जैसे हम चोटी पे जाएंगे वो नैरो होता जाएगा और एक शेप ले लेगा, जिससे हम कोई भी चीज की रिलेशनशिप मुझे निकालनी है तो उस रिलेशनशिप को मैं एक पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो मैं यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में कर पाऊंगी। ठीक है, जैसे कि आपके पास कुछ मेजर आ जाते हैं, जैसे हमारे पास 3 पिरामिड्स आते हैं यूजुअली नंबर के, बायोमास के और एनर्जी के। तो सबसे पहले आपके पास आता है कि भैया अगर मैं स्पीशीज की बात करूं तो कोई भी स्पीशीज कितना एरिया ऑक्यूपाई करती है ना, बायोमास है ना, कितनी संख्या में है, नंबर, एनर्जी, कितनी एनर्जी उसके पास है ना। तो सीधी सी बात है कि भैया हमारे पास ना यहाँ पे यहाँ आओ सीधा, यहाँ अगर तुम नंबर्स की बात करोगे, अगर किसकी बात करोगे, अगर हम नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो नॉर्मली ज्यादा होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर थोड़े कम हो जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर और कम हो जाएंगे, टॉप कंज्यूमर बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। तो आप देखो ये कैसे बना रहे हैं, कैसी आकृति बन रही है, यहाँ पे कैसी शेप बन रही है। अगर आप शेप देखो तो इसकी शेप कुछ ऐसी बन रही है, ये हाँ कि ना, नीचे वाइड, ऊपर बिल्कुल कम 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 कम। तो ये कैसा हुआ, जब हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करें जो नेचर के अंदर हो, जो आपकी नेचर में एग्जिस्ट कर रही हो, तो वो हमेशा ही आपका अपराइट होता है, हमेशा ही कैसा हुआ, अपराइट। बट अगर मैंने आपको एक कंडीशन दे दी, मैंने आपको कहा कि भैया कंडीशन ये है कि आपके पास एक प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर 5 स्पैरो है, एक स्पैरो के ऊपर 10 टिक है, तो मान लो आपके पास 50 टिक्स है। आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो एक प्लांट, 5 स्पैरो और आपकी 50 टिक्स, तो ये आपका इन्वर्टेड हो गया, इन्वर्टेड, उल्टा है ना। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही होता है, बट ये सिचुएशन मैंने दी है एक नॉर्मल, जनरली नेचर में इतना एग्जिस्ट नहीं करती है ना। बट अगर एक आपको डिफाइंड कंडीशन दे दे कि इतना ये, तो उसके अकॉर्डिंगली आप बना के देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि हमारा अपराइट है या फिर इन्वर्टेड है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोमास का, ड्राई वेट माने बायोमास के बारे में हम बात कर रहे हैं। बायोमास आपको पता है प्लांट ज्यादा एक्वायर करते हैं, प्लांट ज्यादा एक्वायर करेंगे, और याद रखना ये जो हमारा बायोमास यहाँ पे है ये टेरेस्ट्रियल लैंड के लिए है, ये लैंड के लिए, टेरेस्ट्रियल एरिया के लिए है। जैसे धरती के ऊपर प्लांट सबसे ज्यादा रीजन हिस्सा एक्वायर करते हैं, फिर हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, तो यहाँ भी अपराइट आ जाता है। बट यही बायोमास जो है अगर मैं एक्वेटिक कंडीशन में कर दूं, अगर यही मैं आपकी एक एक्वेटिक कंडीशन में कर दूं, तो ये मेरा इन्वर्टेड पिरामिड बन जाएगा। इन्वर्टेड क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बनाने वाले जूप्लैंक्टोन्स है, जूप्लैंक्टोन्स को खाएगा फाइटोप्लैंक्टोन, फाइटो को खाएगा स्मॉल फिश, स्मॉल को खाएगा बिग फिश। तो जैसे जैसे हम स्मॉल छोटे छोटे जूप्लैंक्टोन से लेके आएंगे, ऊपर तक पहुंचेंगे, तो अगर मैं उन सबको मिला दूं तो जूप्लैंक्टोन्स इज वेरी माइन्यूट इन नंबर, कि एक बड़ी मछली लाखों जूप्लैंक्टोन्स और फाइटोप्लैंक्टोन्स को कैरी कर सकती है। तो इसीलिए हमेशा एक्वेटिक में याद रखना इन्वर्टेड होता है कि हमारे जूप्लैंक्टोन्स जो होते हैं उनका स्टैंडिंग क्रॉप कम होता है एज कंपेयर टू फाइटो एंड आपका जो अदर फिशेस विशेस के अकॉर्डिंगली। तो सबसे कम तो फाइटो का होगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा जू की तरफ, फिर थोड़ा स्मॉल फिश में बढ़ेगा, फिर थोड़ा बिग फिश में बढ़ेगा, तो ऊपर जाओगे तो चीजें बढ़ रही हैं। तो ऐसा में आपका कैसा बनता है, इन्वर्टेड पिरामिड बनता है। कैसा बना, इन्वर्टेड पिरामिड। आगे देखिए ये हमारा एनर्जी का है। अब यहाँ पे याद रखना, जब मैंने क्योंकि आइडियल कंडीशन लिखी थी तो हमारे सोलर सिस्टम में कितनी है 10 लाख जूल एनर्जी है ना। कितनी जूल एनर्जी है भैया, 10 लाख जूल एनर्जी है। बट इसका सिर्फ और सिर्फ 1% ही अब्सॉर्ब हो पाया। 10 लाख का 1% 10,000 जूल। अब उसका 10% आपका प्राइमरी कंज्यूमर में जाता, दैट इज 1000, और उसका सेकंड जाएगा यहाँ पे तो 1000 जूल, एंड ऊपर टर्शरी में जाएगा तो जूल। अब याद रखना हम किलो जूल के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, है ना। तो अगर आप किलो जूल के कॉन्टेक्स्ट में जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे कितना किलो जूल बना, यहाँ पे कितना किलो जूल बना, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना किलो जूल बना,
0.10 बना, यहाँ पे सिर्फ 1 किलो जूल बना, यहाँ पे 0.1 किलो जूल बना, ऊपर आप जाओगे 0.01 किलो जूल बना। ठीक है, तो ये भी आपको याद रहे कि आपको कई बार एग्जाम्पल वहां पे आपको मिलेगा किलो जूल के फॉर्म में, किसकी फॉर्म में मिलेगा, किलो जूल की फॉर्म में आपको मिलेगा आंसर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये सोच के कि भाई हमारे पास तो जूल में पड़ा था, तो किलो जूल में तुम कर सकते हो उसको, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिवाइड बाय 1000 ही करना होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आता है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जहां पे हम बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट जो हमारे वो कभी भी खत्म नहीं होते, नेवर एवर। 1 मिनट देना भाई। देखो वैसे तो 45 मिनट हुई है, चैप्टर तुम्हारा 12th क्लास के लिए काफी है, बट जो सीयूटी के एग्जाम देंगे उनके लिए अभी थोड़ा पेंडिंग है। भाई इतना एसी चल रहा है ना कि बंद हो गई है, तो आपको ध्यान रखना है। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी बच्चे आप चाहो तो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जहां पे हमारे न्यूट्रिएंट कभी भी खत्म नहीं होते, नष्ट नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई शुगर या फॉस्फोरस या कोई कैल्शियम अब्सॉर्ब करा है तो वो मेरी बॉडी में अब्सॉर्ब हुआ पर यूज नहीं हुआ कंप्लीट, वो मेरी बोन्स में चला गया। कल को मैं मरूंगी, मिट्टी में मिलूंगी तो वो दोबारा मिट्टी में चला जाएगा। तो न्यूट्रिएंट कभी भी एक इकोसिस्टम में डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, खत्म नहीं होते हैं, वो रिसाइकिल होते हैं, है ना। वो क्या होते हैं, रिसाइकिल होते हैं। टाइम टू टाइम अकॉर्डिंगली आपके कैसे होंगे, रिसाइकिल होते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। आज आपका सॉइल में था, सॉइल से प्लांट में, प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी से सेकेंडरी, ऐसे जो जो उसको ईट करता जाएगा, जहां जहां उसका फ्लो होगा वो मूव करता जाएगा। तो आपके न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स की जो है मूवमेंट होती रहती है एक इकोसिस्टम में, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में। इसी को हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोल देते हैं। इसी को हम बायोजियो केमिकल्स भी बोल देते हैं, बायोजियो केमिकल साइकिल्स। और 2 तरीके के होते हैं, गैसियस, एक सेडिमेंट। सेडिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ आपको ओनली इन सॉइल, जो आपको सिर्फ और सिर्फ सॉइल की कंडीशन में मिल जाएगा, है ना, सॉइल में ही मिलेगा, मतलब नो एयर, यहां पे एयर की फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको। गैसियस जहां पे आपको एयर की फॉर्म में भी मिल जाती चीजें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही एयर होते हैं तो आपको मिल जाएगा। बट सल्फर कौन सी एयर में होता है, कौन सी में होता है, फॉस्फोरस कौन सी एयर में होता है, नहीं होता ना। तो कभी एयर की फॉर्म में आपको न्यूट्रिएंट नहीं मिलते। अब देखो यहाँ पे पहले आपके पास है स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग क्रॉप और स्टेट में अलग है। क्रॉप लिविंग होती है तो बायोमास लिविंग का। स्टेट होता है कि अमाउंट, कि भाई आपने बोल दिया भाई ये वाला ट्रॉपिक लेवल है, बताओ इसके अंदर कितने न्यूट्रिएंट है इस टाइम पे, तो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, वटएवर द एलिमेंट इज जो आपके सोइल में प्रेजेंट हो एट दैट टाइम, तो वो आपका स्टैंडिंग स्टेट हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं इसके लिए कि भाई सॉइल कैसी है, उसका मॉइस्चर कैसा है, पीएच कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ये सब चीजें हमारे इस रेट को क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगे। जैसे हमने डीकंपोजिशन पढ़ा है, डीकंपोजिशन मिट्टी में तो मिला रहे हैं, तो मिट्टी में मिलने का रेट आपके पास है, तो ऑब्वियसली बात है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जब होती है तो उसका भी एक पर्टिकुलर रेट होता है। फंक्शन होता है एक रिजर्वोयर की तरीके से, काफी चीजें होती है कि भैया आ रहा है, जा रहा है, इनफ्लक्स एक्सफ्लक्स होता रहता है। सबसे पहले है कार्बन साइक्लिंग। कार्बन साइकिल की अगर मैं बात करूं तो 49% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कार्बन होता है, एंड अगर मैं बात करूं तो 71% आपका ओशंस में मिलता है। कार्बन ना 71% ओशंस में मिलेगा, है ना। और 71% की बात बोली कि 71% ओशन और 30% लैंड पे, ये वाटर एंड लैंड का डिवीजन है। और 49% लिविंग में एंड 51% नॉन लिविंग में, ऐसे ये डिवीजन है। ओशंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिजर्वोयर है कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना, सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का रिजर्वोयर है ये, क्योंकि अमाउंट है ना वहां पे, ऑर्गेनिजम्स होंगे समुद्र में, है ना। फॉसिल फ्यूल्स हमारे मिलते हैं, ये भी एक रिजर्वोयर होते हैं कार्बन के, कार्बन के होते हैं, वो भी कार्बन डेटिंग से पता करते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट 4 × 10⁻13 किलोग्राम इतनी कार्बन फिक्स की गई एक साल में पूरे बायोस्फीयर में, इन द बायोस्फीयर मतलब होल अर्थ। एक अर्थ में एक साल में कितनी आपकी कार्बन फिक्सेशन होती है, 4 × 10⁻13 किलोग्राम। ठीक है, एक आपकी कंसिडरेट अमाउंट होती है कार्बन की जो रिटर्न आ जाती है, वापिस आ जाती है ना।
वापस आते हैं रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज से। फॉर एग्जाम्पल चलो प्लांट से शुरू कर लेते हैं। प्लांट से ना कार्बन है, कार्बन प्लांट ने अब्सॉर्ब करा, उसको हमने खाया प्लांट को, 1। दूसरा उसने ऑक्सीजन दी प्लांट ने, हमने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड दी, प्लांट ने वो कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, तो हम लिंक हो गए। हम मरेंगे मिट्टी में, एक्सक्रीट करेंगे मिट्टी में, रेस्पिरेशन करेंगे हवा में, प्लांट्स में, है ना। ऐसे लिंक होते हैं हम कि एक आपकी अमाउंट जो कार्बन की होती है वो आपके रेस्पिरेशन के थ्रू भी इंटरचेंज होती है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में जो रिलेशन बनता है। डिकम्पोजर्स होते हैं, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है आपकी, है ना। आपकी बहुत सारी ऐसे ही मूव करते जाते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे इसका एक चार्ट है कि यहाँ पे अगर देखो तो हमारे पास प्लांट है, प्लांट ने लिया इधर से और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, कुछ चीजें जली तो यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, कंबस्शन में फैक्ट्री से आपका कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज कर रहा है, इसको गाय खा रही है, गाय डंक करेगी, या जब भी डेथ करेंगे मिट्टी में दफनाएंगे तो अगेन यहाँ पे आ गए, है ना। लाइमस्टोन है, डोलोमाइट, यहाँ भी आपका कार्बन होता है, जो ब्रिक व्रिक बना रहे होते हैं, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। यहाँ भी कोल है, कोल आपका फॉसिल्स में भी आ जाता है कई बार, ये यहाँ पे आ गया। ओशंस की बात करो तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगी वाटर में, ऑर्गेनिज्म मरेंगे भी, डिके करेंगे। कैल्सेरियस सेडिमेंट, जो उनके ऊपर कैल्शियम की डिकम्पोजिशन होती है। प्लैंकटोन्स है, फोटोसिंथेटिक एक्वेटिक चेन्स है, यहाँ से आपको रेस्पिरेशन भी मिलेगा, डिकम्पोजिशन भी मिलेगा। अगर आप देखो तो एक इंटरलिंकेज है पूरे वाले, बस आपको कार्बन घूम रहा है मिट्टी से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ कार्बन था प्लांट में, सूखने के बाद फिर अगेन यहाँ। तो आप देखोगे साइकिल घूम रहा है और कुछ नहीं हो रहा, है ना। आगे अगर आप देखो फिर नेक्स्ट आता है फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल को अगर मैं आपको ऐसे सिंपल डिफाइन कर देती हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि सीवीटी में इतना ज्यादा भी नहीं आएगा, यहाँ से कम ही है, मतलब पूछा जा सकता है नाम वाम कुछ ऐसे लेबलिंग के लिए। अब देखो फॉस्फोरस आपका नॉर्मली कहाँ होता है, एक लार्जेस्ट रिजर्वोयर जो फॉस्फोरस का है वो आपकी रॉक्स में, चट्टानों में होता है, चट्टानों में, है ना। तो जब आपकी चट्टानों से आपका मिट्टी बनती है, वीदरिंग होती है, तो सॉइल में आ जाता है, सॉइल को प्लांट यूज कर लेता है, प्लांट से हम आ जाते हैं, हमारे अंदर डीएनए फॉस्फोरस से तो होता है डीएनए में, है ना, फॉस्फेट ग्रुप है कि नहीं, नाइट्रोजनस बेसिस, वहां पे भी फॉस्फोरस होता है कि नहीं। हमारे डीएनए में फॉस्फोरस, हमारी हड्डियों में, दांतों में फॉस्फोरस है। हम मरेंगे तो दोबारा मिट्टी में चला जाएगा, हवा में कभी नहीं आएगा, है ना। प्लांट है, प्लांट मरेगा तो वो दोबारा मिट्टी में जाएगा। कि हमारे पास रॉक मिनरल है, मिट्टी बनी, सॉइल सोल्यूशन बना, है ना। मिट्टी को इस्तेमाल करा प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर को दिया, कंज्यूमर बना, डेट्रिटस बना तो सॉइल में आया, प्रोड्यूसर डायरेक्ट डेट्रिटस बनता है तो भी सॉइल में आएगा। तो सब कुछ यहाँ पे इधर ही चीजें चल रही हैं, ये कभी हवा में आपको नहीं मिलेगा। तो ये हमारा क्या था, सेशन था। तो यहाँ पे हमारा सेशन होता है खत्म भाई। देखो एक इकोसिस्टम सर्विसेज है, ये कर लो, इकोसिस्टम की क्या क्या सर्विसेज है, इकोसिस्टम हमको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है, हमको पता है इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, एस्थेटिक गुड सर्विस हमको प्रोवाइड करता है ये। जैसे हेल्दी फॉरेस्ट हमको, जो हमको एयर प्योरीफाई करके दे रहे हैं, अमेज़न जंगलों को लंग्स ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, है ना, सूखे से बचाते हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स को साइकिल करते हैं, फर्टाइल सोइल देते हैं, है ना, फर्टाइल सोइल, साथ में आपका वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, बायोडाइवर्सिटी, पॉलिनेशन क्रॉप आपको मिलेंगी, पॉलिनेटेड क्रॉप, है ना। आपकी बहुत सारी कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज आपको होती है यहाँ पे। तो दैट वाज योर चैप्टर। आपको सीयूटी के अंदर नहीं पढ़ना, सीयूटी के अंदर पढ़ना है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, बोर्ड में नहीं पढ़ना है। तो मेक श्योर आप बोर्ड वाले बच्चे जो सीयूटी नहीं दे रहे हैं, वो क्या करे भैया, अपना अच्छे से रिवाइज कर ले, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जितने भी बनने हैं यहीं से बनने हैं, ठीक है। तो दिस वाज डन फॉर द डे। और किसी भी बच्चे को कुछ भी कोर्स खरीदना है, यू नो, आपके पास प्रिंट कोर्सेज जो बोर्ड के लिए है, कि बोर्ड आपका प्रिपेयर हो जाएगा, इन फ्यूचर बहुत सारे कोर्सेज आएंगे, तो आपके पास एक कोड है, दैट इज दिस Y697S, ये आप लगा सकते हैं एंड यू कैन गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। डन फॉर द डे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, ठीक है जी। नेक्स्ट वन शॉट में मिलेंगे। नेक्स्ट वन शॉट हमारा जो रहेगा वो हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का रहेगा। सो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।